हेलो एवरीवन। तो बच्चों, अब आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 5 यूनिट सेम मेजरमेंट। हम लोग शुरू किए थे नीट 2023 के लिए, जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। अब तक हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर में, और इन सभी लेक्चर्स में हम लोगों सिर्फ और सिर्फ अब तक डायमेंशन की ही बात की है। आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, एरर्स की बात करेंगे, मेजरमेंट की बात करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी अभी आने वाला है। बट फिलहाल जो हम लोग शुरू किए थे वो था डायमेंशन, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन अगर हम लोग PYQs चेक करें तो डायमेंशन के ही मिलते हैं। तो बहुत अच्छे से डायमेंशन वाले सेक्शन को हमको थॉरोली कंप्लीट करना होगा। आज के अगर लेक्चर की बात करें कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग जैसे कि लेक्चर नंबर 3 और 4 में हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए कि यार किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भी 10-12 साल के पेपर हम लोग के पास हैं उनको अच्छे से थॉरोली एनालिसिस करने के बाद ही तुम्हें मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कि तुम्हें किस किस क्वेश्चन पर बढ़िया से एफर्ट देना है। ठीक है, आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो किसी खास एक कैटेगरी का नहीं है। ठीक है, बट इसके क्वेश्चंस लगातार 2015, 2016 एंड 2017 लगातार 2-3 साल इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चंस अगर 2023 में फिर रिपीट होते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और जैसे क्वेश्चन देखते ही मन में आ गया यार ठीक है, ये तो फिर हम लोगों ने कर रखा है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखो एग्जाम होता क्या है कि कोई क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो एक्चुअली होता है कि जब क्वेश्चन हम देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो हमने बनाए बढ़िया से क्वेश्चन किए, तो तुरंत एक मन में क्या आता है, कॉन्फिडेंस, क्या चलो अब सही है। तो इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमेशा ही ज़रूरी होती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यार वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, क्वेश्चंस को देखकर मन में कॉन्फिडेंस आता है, यार नहीं ठीक है, ये मेरे जोन में है। तो इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को उठाएंगे और उन्हीं के बेस पर कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि और कौन से टाइप के क्वेश्चंस डायमेंशन में बन सकते हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के क्रिटिकल वेलोसिटी का बात कर रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर थोड़ा बहुत याद होगा, क्लास 11th की बात है कि किसी ट्यूब से अगर कोई लिक्विड का फ्लो होता है ना, तो उसके फ्लो के लिए एक क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, क्या इसका मतलब है, लेट इट बी, अभी उसकी बात नहीं करते, अभी उस काम की बात करते। ठीक है, डायमेंशन से क्या मतलब है। तो किसी ट्यूब से जब कोई लिक्विड का फ्लो होता है तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, जो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट को डिफाइन करती है ना। उस क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं एक फॉर्मूले से, डायमेंशनल फॉर्मूले से। द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब। ठीक है, एक ट्यूब से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईटा टू पावर x, रो टू पावर y, r टू पावर z। ठीक है, एक डायमेंशनल फॉर्मूला हमने वेलोसिटी का यहाँ पर भी लिख दिया। ईटा, रो और r सबके पावर x, फिर y, फिर z। जहाँ ईटा कह रहा है इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो इस लिक्विड का डेंसिटी, और r जो है इस ट्यूब का रेडियस, ठीक है। तो वेलोसिटी को विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, और इनके एक्सपोनेंट पावर लगा दिया x, y और z, और कह रहा है कि x, y और z की सही वैल्यू क्या होगी। मतलब कि इनके जो पावर लगाए गए हैं, ईटा के पावर x, रो के पावर y, r के पावर z, इन x, y, z की वैल्यूज़ क्या होगी, वो हमको ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ये एक टाइप है कह सकते हो जिस पर क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 साल आए हैं। तो ये भी कैटेगरी कह सकते हो। जैसे टाइप 1 हम लोगों ने पढ़ा लेक्चर नंबर 3 में, टाइप 2 पढ़े लेक्चर नंबर 4 में, तो कह सकते हो टाइप 3 है ये।
है ना, जैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसको एक डायमेंशनल फॉर्मूले के तौर पे लिखा रहेगा। अब एक्सपोनेंट तुमको उसमें फाइंड करने होंगे कि पावर की वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ये चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये चीज़ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, साफ क्वेश्चन में कहा हुआ है, ठीक है। क्रिटिकल वर्टिकल वर्ड से मतलब नहीं है, वेलोसिटी इज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये पूरी पूरी चीज़ एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन जैसा कि हम जानते हैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज एल टी टू पावर -1। मेथड देखना, क्वेश्चन मत रटो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बस मेथड देखो कि इस क्वेश्चन के क्या मेथड हम लोग को यूज़ करने हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू ईटा टू पावर एक्स, रो टू पावर वाई, आर टू पावर जेड, ठीक है। वेलोसिटी को हम लोग ईटा, डेंसिटी और रेडियस के फॉर्म में लिख रहे हैं, पावर एक्स वाई जेड। अब हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो जो भी क्वांटिटीज़ हैं इनके डायमेंशन को लिखेंगे और पावर्स को कंपेयर करके हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। यही एक सिंपल तरीका इसका होता है। बट उसके लिए जो चीज़ यहाँ पर लिखी हो उनका डायमेंशन हमको अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोशिश करेंगे फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूला से निकाल लिया जाए, पता होगा तो वेल एंड गुड। अब जैसे ईटा है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का डायमेंशन m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -1, ठीक है। और होल टू दी पावर x हो गया। रो इज डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन m l टू दी पावर -3 होल टू दी पावर y। रेडियस इज लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन l है ना, और पावर z। अब इधर LT-1 एज इट इज़ चला रहा है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में कर जो एक चीज़ जितने जगह पर है सबको एक जगह पर लेकर के आओ। ऐसे M कहाँ कहाँ है, एक जगह पर लेके आओ। L अगर 2-3 जगह है तो उसको भी लेकर के आओ। T कहाँ का है, सबको एक जगह लेकर के आओ पावर के साथ। जैसे M को लिया तो M टू पावर यहाँ क्या मिला, देखो x, M के पावर यहाँ क्या मिलेगा y, ये होल के पावर y है तो होल के पावर y होगा तो y इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो m के पावर कितना हो गया 5। नाउ l को चेक करो, l के पावर ये -1 है और ये x है, ये होल के पावर x है तो x इस पर भी आएगा, x इस पर भी आएगा, x इस पर भी आएगा, तो -1 इंटू एक्स एल टू द पावर -x, और l यहाँ भी है -3ny तो -3y, और प्लस z। इतना तो हम सबको पता ही होगा कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो l जहाँ जहाँ पे है l l n, इनके सारे पावर को ऐड कर दो और पूरे l को एक जगह लाके पटक दो। बस यही करना है सब में, m में, l में और t में भी। तो t यहाँ पे मिल जाएगा t टू दी पावर -x, और t कहीं पे फिलहाल नहीं है तो ये हमने लिख दिया इसको। बात ठीक है, डायमेंशन सबके लिख लिया, m को उठा के एक जगह, l के सारे पावर एक जगह, t के सारे पावर एक जगह। अब ऐसा करने के बाद हमें इनके पावर को, एक्सपोनेंट को कंपेयर करना होता है। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ m नहीं है, यहाँ m है, तो जो क्वांटिटी नहीं होगी उसके पावर 0 होगा, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसको हम लोग m टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। बट जो नहीं है तो अंडरस्टूड है पावर 0 होगा, ठीक है। 1 मत लिख देना कि नहीं तो 1 लिख दिया। अगर कोई क्वांटिटी यहाँ पे पर नहीं है तो मतलब उसके पावर कितना है, 0। अब कंपेयर करते हैं तो m के पावर x प्लस वाई
यहाँ पर m के पावर कितना है 0। तो पहला इक्वेशन क्या मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, l के पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। ठीक है, तो l के पावर कितना है 1, और यहाँ माइनस एक्स माइनस 3y प्लस z, तो माइनस एक्स माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। और t के पावर -1 है और t के पावर -x है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 3। बस इन्हीं 3 इक्वेशन को तुमको सॉल्व करके x, y, z की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है। बहुत सिंपल तरीका है भाई। मैं तो इसको तुमको समझा, तुम्हें वक्त लूँगा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, करने बैठोगे फटाफट सॉल्व होगा। एक तरफ डायमेंशन लिखा वेलोसिटी का, एक तरफ डायमेंशन ईटा का लिखा, रो का लिखा, आर का लिखा, फिर फटाफट सबके डायमेंशन को लिख करके उनके पावर्स को मैंने कंपेयर किया, तो 3 इक्वेशन मेरे सामने बन गए। अब इनको तुमको सॉल्व करना है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ जो वैल्यूज़ दी है रख करके सेटिस्फाई कर लो, या कोई छोटा सा इक्वेशन दिख रहा है जो जल्दी सॉल्व हो सकता है तो फट से कर भी लो। जैसे x इज इक्वल टू, यहाँ से कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 देखो c और d में है, तो ये तुम्हारा a और b तो पहले से मैंने कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 तो देखो दोनों में है, लेकिन y की वैल्यू -1 सिर्फ लास्ट वाले में है, इसमें y की वैल्यू नहीं है -1, तो हो गया, बस आ गया तुम्हारा आंसर, दैट्स इट। तो नॉट नेसेसरली कि हम सबको सॉल्व करें, एक नज़र ऑप्शन पे होना चाहिए, यानी कि बस दिखा और लगा दिया शुरू कर दिया, है ना। तो एक नज़र ऑप्शन पे हो, तो नॉट नेसेसरली कि तुमको सही आंसर के लिए हमेशा तीनों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। हो सकता है 2 को सॉल्व करके x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1 केवल ऑप्शन नंबर 4 में ही दिख रहा है। ठीक है, अगर मन कर तुमको z निकालने का तो यहाँ से निकाल भी सकते हो। x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है x की वैल्यू है 1, तो -1 ही हो जाएगा। y की वैल्यू -+3 एंड प्लस z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, z विल बी 1 -2 दैट विल बी -1। ठीक है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू भी -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है, बस जो रिलेशन दे उसको लिखो, दो तरफ के डायमेंशन लिखो और पावर को कंपेयर कर लो, तो जो भी अननोन वैल्यूज़ होंगी उसका इक्वेशन बन जाएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। हो सकता है कभी 2 को ही सॉल्व करके आंसर मिल जाए, या फिर तीनों को तुमको सॉल्व करना पड़ सकता है कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल से 10-20 सेकंड लगेगा उसको सॉल्व करने में, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये नीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आराम से अगर देखोगे समझोगे ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, बट एक क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, जो 2016 में नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, तो डू इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डू इट फास्ट। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि 2016 में भी नीट एग्जामिनेशन में इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और पूछा गया था। मेथड बिल्कुल सेम है, ठीक है, जो तुमको बताया वैसे ही करना है, मगर थोड़ा सा क्वेश्चन बदला हुआ है। ठीक है, सुनो। अब कुछ बच्चे क्या होता है, क्वेश्चन नहीं देखते, इससे पहले ऑप्शन को देख लेंगे कि भारी भरकम ऑप्शन, इतना ज़्यादा पावर, रूट, ये वो, मतलब देखते ही मतलब घबरा गए, क्वेश्चन की तब देखा ही नहीं, यहाँ देखा और लगा यार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत कूल माइंड से, शांत दिमाग से पहले थॉरोली पढ़ लो, ऑप्शन की तरफ फिलहाल मत देखो, जब देखना होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये।
तीन कांस्टेंट की बात हुई, तीन बहुत ही ब्यूटीफुल कांस्टेंट, नेचर के बहुत शानदार कांस्टेंट्स हैं, प्लैंक कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ब्यूटीफुल कांस्टेंट्स ऑफ नेचर। इन तीन कांस्टेंट को लेकर के बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ एच इज प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है भैया, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, सही है, एंड जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मान लिया। इन तीनों को ले करके एक रिलेशन बनाओ, जी को, सी को, एच को लेकर के एक रिलेशन बनाओ जो लेंथ के डायमेंशन के इक्वल हो। सीधी सी भाषा में, इनमें से किसका डायमेंशन लेंथ के इक्वल होगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन। जी, कैपिटल जी, सी स्पीड ऑफ लाइट एंड एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इन तीनों का अगर कौन सा कॉम्बिनेशन लिया जाए विच विल हैव सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ लेंथ, जो लंबाई की डायमेंशन हो वही इस किस ऑप्शन की होगी। तो अब जो मन में ख्याल आ रहा होगा वो नहीं कर रहा है, क्या ख्याल आ रहा होगा कि सर जी की डायमेंशन रखा जाए, सी की डायमेंशन रखा जाए, एच की डायमेंशन रखे, इसको चेक करें, फिर बी को चेक करें, फिर सी को चेक करें, फिर डी को चेक करें, कहीं तो लेंथ के बराबर आ जाएगा, मगर बहुत टाइम खर्च हो जाएगा यार। चारों का ऑप्शन चेक करोगे, दिन अच्छा रहा शायद पहले वाले में आ गया, दिन बहुत खराब रहा तो फिर चौथे वाले में तुम्हारा आंसर आएगा। तो एक एक ऑप्शन को चेक करके हम देखें कि कौन लेंथ के इक्वल आएगा, तो ये थोड़ा सा लेंदी तरीका हो जाएगा, ज़्यादा वक्त ले लेगा। ठीक है, समझने के लिए घर पे कर सकते हो, मगर ऐसा नहीं करना है। तो फिर क्या करें? तो फिर देखो क्या करना है इसमें। हमें पता करना है कि लेंथ का जो डायमेंशन है वो इसके किस कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। तो मुझे कॉम्बिनेशन नहीं पता, तो कॉम्बिनेशन नहीं पता तो ठीक है, बनाते हैं कॉम्बिनेशन। एच के पावर क्या होगा नहीं पता, एक्स ले लो। सी के पावर क्या पता होगा, वाई ले लो। और जी के पावर क्या होगा नहीं पता, तो जेड ले लो। एच के पावर एक्स, सी के पावर वाई, जी के पावर जेड। अब यही बन गया तुम्हारे इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन, बन गया कि नहीं? अब इन दोनों तरफ का डायमेंशन लिख लो, एक्स वाई जेड में इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, इनके पावर्स मिल जाएंगे, फट से मिल जाए कौन सा ऑप्शन है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो इस मेथड को यूज़ करो, कंपैरेटिवली आसान मेथड होता है ये। ठीक है, तो हमारा एक ही उद्देश्य रह गया है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ एज इट इज नाउ, एच इज प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन जैसा कि हम सब जानते हैं एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। ठीक है, डायमेंशन जो कांस्टेंट्स है, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, कैपिटल जी हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, इन सब का डायमेंशन अगर याद होगा तो अच्छा होगा, मतलब टाइम बचेगा तुम्हारा, वरना फिर फाइंड करना पड़ेगा किसी फॉर्मूले से एच जहाँ पे आता हो। ठीक है, बट कुछ इंपॉर्टेंट है उनको ज़रूर याद करें, या फिर उनको यूज़ करते करते उनको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे प्लैंक कांस्टेंट है, जहाँ 2 बार 3 बार यूज़ किया याद हो गया, ml²t−1। ठीक है, तो ml²t−1 is dimension of Planck's constant and power is x. c is velocity of light, velocity किसी की भी हो, लाइट की हो, चाहे साउंड की हो, डायमेंशन will be lt−1, पावर y। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन बहुत पूछा जाता है स्कूल एग्जामिनेशन में, तो मतलब एकदम हर पेपर में पूछा जाता है जी का डायमेंशन। तो जी का डायमेंशन बहुत बनता भी है, क्वेश्चन बहुत बनते भी हैं, तो आई विल रिकमेंड कि अगर याद कर लोगे तो ठीक है, टाइम बचाने के लिए। वैसे डायमेंशन याद नहीं करते हैं, लेकिन टाइम बचाना है तो कुछ इंपॉर्टेंट के डायमेंशन याद करके ही जाओ। तो कैपिटल जी का डायमेंशन m-1 L³ T⁻²। ठीक है, होल की पावर क्या हो गया z। यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया, लेंथ के इक्वल करना था तो h के पावर x ले लिया,
c के पावर y ले लिया, g के पावर z ले लिया, फिर तीनों का डायमेंशन लिख लिया। अब x y z की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। जैसे इनकी वैल्यूज मिल जाएगी पता चल जाएगा कौन सा रिलेशन है। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं फिर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ m है, l है और t है, सबको एक साथ लाओ। तो m यहाँ पे है और m यहाँ पे है। m के पावर यहाँ x मिलेगा, तो m के पावर क्या हो गया x। m के पावर -1 है और z भी है, तो -z। l को चेक करें, l के पावर 2 है, x तो सबके पावर में आएगा ही, तो l के पावर 2x प्लस l के पावर यहाँ से क्या मिल गया y, और l टू द पावर यहाँ से क्या मिल गया 3z। मल्टीप्लिकेशन पावर सबका ऐड होता है, ऐड कर दोगे। मतलब सारे l को एक जगह पे लाओ, सारे m को एक जगह पे, सारे t को एक जगह पे, ताकि कंपैरिजन में आसानी हो। t के पावर -x, यहाँ से -y, यहाँ से -2z। ठीक है, तो ये हमने क्या किया सबके डायमेंशन लिख लिए, एक्स वाई जेड में इक्वेशन मैंने एक्स वाई जेड के फॉर्म में पावर को लिख लिया। ठीक है, अब तो लेफ्ट साइड में m और t नहीं है, तो जहाँ पे नहीं होगा तो उसके पावर हम क्या लगा देंगे 0, l के पावर 1 तो है ही है, t की पावर 0, ताकि कंपैरिजन में हमें आसानी हो। ठीक है, वैसे समझ जाए जिसके पावर नहीं होगा, जो चीज़ यहाँ पे नहीं होगा वो ज़रूर ही होना। ठीक है, तो फिर से एक स्टेप और लिख दूँ मैं, m टू द पावर x माइनस जेड, l टू द पावर 2x प्लस वाई प्लस 3z एंड t की पावर -x माइनस वाई माइनस 2z। अब हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, m के पावर 0 है, m के पावर x माइनस जेड, तो implies that you will get x minus z is equal to 0, equation number 1. Then l के पावर 1 है and here is 2x plus y plus 3z is equal to 1 and t की पावर 0 है और यहाँ पे -x minus y minus 2z is equal to 0, equation number 3. अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, इनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो और पता करो कौन सा एक्शन सही होगा। तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये हमको बता रहा है कि x इज इक्वल टू जेड है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे z है मैं उसको x लिख सकता हूँ। देखो क्या बन जाएगा, ये कितना हो गया 3x, तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x प्लस वाई, तो 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी कितना है x, तो -2x माइनस एक्स कितना हो गया -3x, तो दिस विल बिकम -3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, plus 5x minus 3x will give you 2x is equal to 1, x is equal to 1/2, और x is equal to 1/2 तो z is equal to भी 1/2। देखते हैं इससे हमारा आंसर आया कि नहीं, कि हमको y फाइंड करना पड़ेगा। देखते हैं x और z से आ सकता है कि नहीं। x और z मतलब h और g का पावर 1/2 होना चाहिए, तो h और g का पावर 1/2 यहाँ तो नहीं है, h और g का पावर 1/2 यहाँ पे है, h और g का पावर 1/2 यहाँ भी है, यहाँ तो खैर नहीं है। तो b और c में मामला फंसा हुआ है, यानी कि हमको अभी y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा b और c ऐसा करना कि हो सकता है कि दो को सॉल्व करने पर आंसर आ जाए, शायद आ जाए, चेक कर लो। इसके पहले वाले में आ गया था, कोई यहाँ नहीं आ रहा है। x और z मतलब h और g दोनों का 1/2 है, तो h और g यहाँ 1/2 है, h और g यहाँ 1/2 पावर है, बाकी फर्स्ट और फोर्थ में नहीं है। तो ये और ये तो ख़त्म हो गए, बच गया अब ये और ये में, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन तुमको फिर y फाइंड करना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 1/2 हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो दिस विल गिव यू
5/2 एक्स के 1/2 पुट कर दिया प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 5/2 दैट इज -3/2। ठीक है, तो चलो y की वैल्यू आ गई -3/2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, z की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -3/2। एक बार थोड़ा रख कर चेक कर लेते हैं। h के पावर 1/2, c के पावर -3/2 और g मतलब z की वैल्यू कितनी है 1/2। तो इसको हम लोग h के पावर 1/2, g के पावर 1/2 और c को नीचे लाओगे तो पावर क्या हो जाएगा 3/2 और h और g को अगर हम लोग रूट लिख दें तो रूट एच जी डिवाइडेड बाई सी होल के पावर 3/2। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी में शायद मैंने कुछ गलती लिख दिया था ऑप्शन, रूट पूरे का नहीं होगा, सिर्फ एच जी का ही होगा। तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, रूट एच जी बाई सी के पावर 3/2। ये जो तुम देख रहे हो कॉम्बिनेशन, दिस विल हैव डायमेंशन इक्वल टू लेंथ, यही हमको चेक करना था। ठीक है, वो लग रहा ऑप्शन लिखते वक्त में रूट पूरा खींच दिया होगा, जो गलत हो गया था। रूट सिर्फ ऊपर तक ही रहेगा। 2016 का है, चेक कर लेना ऑप्शन क्या था। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कहीं भी ऐसा रिलेशन दे तो चुपचाप उनके पावर लगा दो, उनके पावर्स की वैल्यू फाइंड करो, जो भी तुम्हारा होगा तुम्हारे सामने। हो सकता है कि इक्वेशन तुमको सॉल्व करने में 1-2-10-20 सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं, बट घबराना नहीं है, बहुत कूल माइंड से करना है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए हमको पहले से प्रैक्टिस करके जानी होगी ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या तरीका हमको अप्लाई करना है। तो 15 हो गया, 16 हो गया, 2017 में भी इस पे क्वेश्चन पूछा था, उसको भी हम लोग करेंगे अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो जल्दी कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर दें तुरंत। ठीक है, डू इट। चलो अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि 2017 के नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चीज़ें बदल गई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ बदल गई हैं, मगर पूरा का पूरा वही तरीका, वैसे ही क्वेश्चन है। फिर वही कहूँगा, ज़्यादातर बच्चे इस भारी भरकम ऑप्शंस को देख कर थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार बड़ा लंबा क्वेश्चन होने वाला है, जिसके ऑप्शंस ऐसे हैं तो क्वेश्चंस कैसे होगा, सॉल्यूशंस कैसे कैसे होंगे, तो वहीं पर देखो उसको छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ तुमको नहीं करनी है, ऑप्शंस को ध्यान रखना है, मगर उनको देख करके क्वेश्चन जज नहीं किया जाता कि क्वेश्चन इतना बड़ा होने वाला है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या हो गई। ठीक है, मेथड देख ही लियो, बस क्वेश्चंस बदल रहे हैं, हमको उसके हिसाब से अपने तरीके बदलने होंगे। चलो शुरू करते हैं। फिर कह रहा भैया कि हमको एक फिजिकल क्वांटिटी बनानी है, एक हमें फिजिकल क्वांटिटी बनानी है, लेकिन कैसे, किससे? सी से स्पीड ऑफ लाइट, जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। ई मतलब वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 4πε0 सब भली बाती परिचित हो क्या होता है। तो सी, जी और दिस ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 को मिला करके हमको एक फिजिकल क्वांटिटी बनानी है। ठीक है, बनानी है, कैसी, कौन सी? तो ऐसी बनानी है जिसका डायमेंशन एज दैट ऑफ लेंथ, जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो सीधी सी भाषा में कहा जाए तो क्वेश्चन क्या है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसका डायमेंशन लेंथ के बराबर होगा, बस ये चेक करना है। ठीक है, इन चारों में से किसका डायमेंशन लेंथ के इक्वल होगा। तो एक तरीका तो फिर वही हो सकता है कि सी का डायमेंशन लिखें, जी का डायमेंशन लिखें, ए स्क्वायर का लिखें, एप्सिलॉन का लिखें, भारी भरकम डायमेंशन एप्सिलॉन का। नहीं याद है तो पहले निकालो उसको, और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा तुमको 4 बार करना होगा।
तो इतना टाइम किसके पास है कि हम एक एक में चेक करके चलें कि भाई कौन लेंथ के, तो ऐसा ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। भले उस क्वेश्चन को छोड़ दो, लेकिन ये काम तो मत करना कि एक एक ऑप्शन को चेक करो। उससे अच्छा क्वेश्चन छोड़ दो, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च कर देगा। तो फिर क्या किया जाए? तो वही मेथड जो हम लोग कर रहे थे अभी, एक्सपोनेंट यूज़ करो, पावर यूज़ करो, इनके पावर बैठा हो एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यूज़ पता करो, अपने आप तुमको पता चल जाएगा राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। बट स्टार्ट करने के पहले सी का डायमेंशन हम लोग को पता है, जी का डायमेंशन भी पता है, इसका डायमेंशन थोड़ा हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, कैसे पता करोगे? F इज इक्वल टू 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। दो इलेक्ट्रॉन के बीच अगर मुझको रिपल्सिव फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 मतलब E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बाई आर स्क्वायर। कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मुझको ई स्क्वायर बाई 4πε0 अगर पता करना हो तो ये क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर। और एफ का डायमेंशन एम एल टी टू दी पावर क्या होता है? -2, और आर इज लेंथ, तो ये क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो दिस गॉट डायमेंशन एम एल क्यूब टी टू दी पावर -2। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 का। ठीक है, सी का डायमेंशन पता ही है, जी का पता ही है, इसका मुझको नहीं पता था तो मैंने इसको यहाँ से फाइंड कर लिया। अब ऐसा मत करना कि ई का डायमेंशन लिखो फिर एप्सिलॉन का लिखो, हमेशा कम टाइम लेने वाला काम करो। तो यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे करते आ रहे थे। नाउ चूँकि हमको लेंथ लानी है, तो लेंथ इज इक्वल टू सी के पावर एक्स ले लो, जी के पावर वाई ले लो, और ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 के पावर जेड ले लिया। ठीक है, हमें मिला करके लेंथ लानी है, तो जो भी यहाँ पर होगा वो सिंपली एल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, लेंथ के बराबर कुछ है। ठीक है, डायमेंशन लिखते हैं फिर एल एज इट इज, स्पीड का डायमेंशन एल टी -1 टू द पावर एक्स, जी का डायमेंशन देखो फिर आ गया m-1 एल क्यूब टी टू द पावर -2 होल टू पावर वाई, और इसका डायमेंशन तो भी निकाला हम लोगों ने m एल क्यूब टी टू द पावर -2 होल टू द पावर z। ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ l इज इक्वल टू, अब m खोजो कहाँ पे है? m -1 इंटू वाई माइनस वाई, 1 इंटू जेड प्लस जेड। अब l को चेक करो, तो l यहाँ पे है, पावर इज x एंड 3y, एंड यहाँ से क्या मिला? +3z, एंड t के पावर यहाँ से क्या मिला? -x, यहाँ से क्या मिला? -2y, यहाँ से क्या मिला? -2z। ठीक है, तो हमने क्या किया? m, l और t को एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब फिर वही मेथड, दो तरफ के पावर कंपेयर करो। अब चूँकि m नहीं है, t नहीं है, तो m और t के पावर क्या करना है? 0। ठीक है, चलो तो अब मैं कंपेयर करूँ तो m के पावर -y प्लस z, जो क्या मिलेगा? 0, और l के पावर x प्लस 3y प्लस 3z की पावर क्या मिलेगा? 1, दैट इज 1, और t के पावर -x -2y -2z की पावर क्या मिलेगा? 0, क्योंकि यहाँ t भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब इन तीनों को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो हमारा काम हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 को अगर मैं लूँ तो 1 क्या कहता है कि y इज इक्वल टू z है।
ठीक है, इस y को यहाँ लाओगे y इज इक्वल टू जेड। अच्छा देखते हैं कि y इज इक्वल टू जेड से हमारा क्वेश्चन आता है कि नहीं, देखते हैं चलो। y किसका पावर था, y किसका पावर था, कहाँ गया y, g का, और z दिस वन का। तो g और e स्क्वायर बाई 4 पाई का डायमेंशन पावर सेम होना चाहिए, ठीक है, g और इसका पावर सेम होना चाहिए। और चेक कर लेते हैं, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है g और दिस वन दोनों का पावर सेम 1/2, यहाँ पर भी दोनों का पावर सेम है, यानी कि सिर्फ इससे हमारा काम नहीं बनेगा। कभी कोई ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन में y और z इक्वल हो, तो ठीक है, वही ऑप्शन तुमको मिल गया, नहीं है तो फिर आगे चलो सॉल्व करो। अब y इज इक्वल टू जेड हम लोग जरा यहाँ पर पे पुट करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो z के बदले क्या पुट कर दो, y, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 3y प्लस 3y 6y इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस x और माइनस 2y, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 0। कैसे कैसे हमारे ना x y इज इक्वल टू z है, तो जहाँ z था उसको y बोल दिया, तो 3y प्लस 3y 6y, माइनस 2y माइनस 4y, बस z को मैंने y कर दिया है, ऐड कर दिया तो ये ख़त्म हो गया, प्लस 6 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2, यानी कि z इज इक्वल टू 1/2। तो y और z दोनों का पावर 1/2, तो y और z दोनों का पावर 1/2, तो a में भी है b में भी है। y मतलब g का पावर जो कि 1/2 है, z मतलब इसका पावर वो भी 1/2 है दोनों में। तो अब भी a और b में मामला फंसा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब तो x फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, y और z की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। चलो इक्वेशन में 2 को ले लेते हैं, x यहीं पे लो ना यार, 2 क्यों ले रहा हूँ मैं, इसी को ले लो फिर, x प्लस 6y, तो 6y कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -2, तो x इज इक्वल टू -2 मतलब कहाँ गया x का c के पावर -2, तो c के पावर -2 करोगे तो क्या होगा 1/c²। रख के दिखाते हैं एक बार, रख के दिखाई देता हूँ, c के पावर x, तो c के पावर -2 और y और z इन दोनों का पावर 1/2 था, तो g e² 4πε0 होल के पावर 1/2, ठीक है, और c के पावर -1/2 करोगे तो 1/c² तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म करना होगा ऐसे क्वेश्चंस में। अब भागना नहीं है, कैसा इक्वेशन है तो कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वेशन को सॉल्व करो, डायमेंशंस लिखो और कंपेयर करो फटाफट, ठीक है। हो सकता है कि 1 2 10 15 20 सेकंड ज़्यादा लग सकता है, मगर क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है कि सर कैसे करें, ठीक है। चलो अभी इस पर क्वेश्चन और करेंगे, चलो ठीक है, डू इट फास्ट। एक क्वेश्चन अभी और करते हैं इस पे, ताकि एकदम पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमको क्या करना है, ठीक है। इसके पहले 3 क्वेश्चन किया, वो तीनों एग्जामिनेशन तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं। ये एक और क्वेश्चन है, अब इसमें क्या कह रहा है कि एनर्जी को, इफ़ द एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एज जी के पावर p, तो फिर जी आ गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन याद कर लोगे तो उसका पूछेगा थोड़ी कि कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होता है, लेकिन किसी क्वेश्चन में तुमको उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए कुछ ऐसी क्वांटिटी होंगी, कैपिटल जी, प्लैंक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, याद कर लोगे तुमको अच्छा होगा, फ़ायदा होगा, टाइम बचेगा। तो जी के पावर p, h प्लैंक कांस्टेंट को फिर आ गया कि पावर q, एंड c के पावर r, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब कह रहा है कि इन
और ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पूरा क्वांटिटी एनर्जी के बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, क्यू एंड आर। तीन ऑप्शन तुमको दिए हुए हैं। मेथड क्लियर है। दो तरफ का डायमेंशन लिखो, पी, क्यू और आर के इक्वेशंस बनाओ, उसको सॉल्व कर लो। शायद एक ही दो को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाए, पी क्यू में ही आंसर आ जाए, आर तक जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, चलो करते हैं, इंटरेस्टिंग है। तो गिवन इज E इज इक्वल टू G के पावर P, H के पावर Q, C के पावर R। ठीक है। डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज ml स्क्वायर T माइनस 2, जैसा कि हम सब जानते हैं। ठीक है। एंड G m-1 L क्यूब T माइनस 2। अभी आज ही G का डायमेंशन में तीसरी बार लिख रहा हूँ, तो ऐसे ही याद होता है, बार बार लिख रहे हो, बार बार लिख रहे हो, फट से याद हो गया। ठीक है। पावर इज P, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन m L स्क्वायर T टू द पावर -1। ठीक है, होल टू द पावर Q। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन भी अभी हम लोग लिखे थे कुछ देर पहले। तो जब भी तुम डायमेंशन कई बार लिखोगे तो अपने आप तुमको वैल्यूज याद होती चलेगी। फटाफट क्या करना है, रटना थोड़ी इसको लेकर के 4 बार 5 बार लिखो, क्वेश्चंस में उसको यूज़ करो, प्रैक्टिस करो। जहाँ बार बार क्वेश्चंस में यूज़ करोगे, बार बार उसको यूज़ करोगे, अपने आप तुमको याद होता जाएगा। तो ऐसे ही याद होता है सब। ऐसे कॉपी लेकर के याद नहीं करना है, यूज़ करो, याद करो, दैट्स इट। ठीक है। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, L T-1 पावर R। ठीक है। तो ml स्क्वायर T टू द पावर -2 एज इट इज। m यहाँ, m यहाँ पे तो नहीं है, तो सारे को एक साथ कर लो। m टू द पावर -p, m टू द पावर +q। l को चेक करो, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ भी है। तो l के पावर कितना हो जाएगा? 3p प्लस 2q एंड प्लस r। t यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो t के पावर -2p -q एंड -r। ठीक, यही हम लोग आज अब तक इस टाइप के क्वेश्चंस में कर रहे हैं। इक्वेशन बनाओ, डायमेंशन लिखो, पावर को कंपेयर करो। तो एक एक करके पावर कंपेयर कर। सबसे पहले m के पावर कितना है? 1। तो 1 इज इक्वल टू -p प्लस q, इक्वेशन नंबर 1। L के पावर है 2, 3p प्लस 2q प्लस r, इक्वेशन नंबर 2। t के पावर -2, दैट इज -2p माइनस q माइनस r, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अगर मैं 2 और 3 को ऐड कर दूं तो r कैंसिल हो जाएगा, p और q बचेगा, एक यहाँ भी है, सॉल्व कर लेंगे। सब देखना पड़ेगा कि 1 और 2 को लें, कि 1 और 3 को लें, कि 2 और 3 को लें। टाइम बचाना है। 2 और 3 को लोगे, r कैंसिल होगा, p और q में एक इक्वेशन बनेगा, एक यहाँ पर बने, दोनों को सॉल्व कर लोगे। तो ऐड किया तो कैंसिल, एक और 0 एंड p प्लस q। तो p प्लस q इज इक्वल टू 0, और एक यहाँ देख ही रहे हो। तो p प्लस q इज इक्वल टू 0 एंड माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 1। ठीक है। फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो 2q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1/2, और q इज इक्वल टू 1/2 यहाँ रखोगे तो p की वैल्यू -1/2 आएगी। तो p की वैल्यू -1/2, q की वैल्यू 1/2 से देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, कि r की हमको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और देख लेते हैं, p -1/2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, q 1/2 यहाँ भी है, नहीं हो पाएगा। p और q से बात नहीं बनेगी, r फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें 1 और 3 में मिल रही हैं। तो r फाइंड करना होगा, तो p प्लस q, हमें r की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो चलो कोई भी यूज़ कर लेते हैं, चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन।
2 इज इक्वल टू 3p प्लस 2q प्लस r, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू 3p, 3p इज माइनस 3/2 प्लस 2q विल बी 1 प्लस r, तो दिस विल बी 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू r, तो दिस विल गिव यू r इज इक्वल टू भैया 5/2। तो r इज इक्वल टू 5/2 ऑप्शन नंबर 1 में है। ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना वक्त इसमें लगा वो तो मैं तुमको समझा रहा हूँ, कैसे करो वैसे करो। तुम्हें करना हो मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट। अगर प्रैक्टिस वैसे कर रखी है तो, नहीं कर रखा तो फिर तो 10-15 मिनट भी लग सकते हैं। तो मेथड देखो कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। एकदम क्लियर कट क्वेश्चन एग्जाम में आए, एकदम क्लियर कट कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऐसे मेथड से करना था। फटाफट मेथड लगाओ, फटाफट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से कॉपी कर लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, डू इट फास्ट। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कहता है हमसे। 4 क्वांटिटी यहाँ पे ली गई है, एनर्जी, मास, लेंथ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कुछ यही सब चीज़ें होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के, कितने फ़ायदे होते हैं। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इतनी बार हम लोग इसको यूज़ करेंगे, इसके डायमेंशन को लिखेंगे कि खुद ब खुद हमें अपने आप याद होगा। तो वही तुमको मैं डे 1 से समझा रहा हूँ कि डायमेंशन कभी भी याद नहीं करते हैं, समझो, अप्लाई करो। डायमेंशन जो ज़रूरत के होंगे, काम के होंगे, वो इतनी बार रिपीट होंगे, तुमको अपने आप उनके डायमेंशन याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी, मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन चारों को मिला करके एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमने बना रखी है, E² L² m⁵ G²। और कह रहा है कि इस क्वांटिटी का जो डायमेंशन है, ये जो नई क्वांटिटी हम बना रहे हैं E² L² m⁵ G², इसका डायमेंशन इनमें से किसके इक्वल है। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होगा, कुछ भी तो नहीं करना है। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस लिखो और चेक कर लो किसके डायमेंशन के बराबर आता है ये, और क्या करना होगा सब बताओ, ठीक है। चलो करते फिर। तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रखा है दैट इज E² L² m⁵ एंड G², ठीक है। तो एक एक करके सबके डायमेंशन को लिखते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो mL² T-2 का होल स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। लेंथ की डायमेंशन एज यूजुअल L है, L² हो जाएगा। मास का डायमेंशन m⁵ है, अच्छी बात है। एंड G का डायमेंशन m-1 L³ T⁻², ठीक है। कैपिटल G का डायमेंशन m-1 L³ T-2 एंड होल का स्क्वायर भी करना है, ठीक है। सिंपल मेथड, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, लेंथ, मास, कैपिटल G, प्रॉपर पावर के साथ रख दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले देखा जाए, ये स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, m² L⁴ एंड T⁻⁴ कितना हो जाएगा, -4। और ये L² भी है तो इसके साथ में अगर ऐड कर दूं तो डायरेक्ट क्या लिख दूं, L⁴ ठीक है। 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, 2 2 4 + 2 6। नाउ m⁵ ये है और -2 यहाँ से मिलेगा, तो पावर 5 n -2 करोगे तो m⁵, ठीक है। L⁴ एज इट इज एंड T⁻⁻4 एज इट इज, ठीक है।
फाइन, ये बचा मेरे पास। अच्छा चेक कर लो कहीं कुछ गलती नहीं हो रही है। ई का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू का होल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर एम टू पावर 5 एन एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ठीक है, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, फाइन। तो ये ऊपर हो गया तुम्हारा एम स्क्वायर, दिस इज एल सिक्स टी टू बाय फोर। जस्ट क्रॉस चेक कहीं कुछ गलत ना होने पर। देन ये कितना हो गया, तो माइनस टू एंड प्लस फाइव दैट इज प्लस थ्री, एल टू पावर सिक्स टी टू पावर माइनस फोर। तो एल टू पावर सिक्स, एल टू पावर सिक्स, टी टू पावर माइनस फोर, टी टू पावर माइनस फोर कैंसिल्ड आउट एंड यू गॉट एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम क्यूब, और ये बचेगा तुम्हारा वन बाई एम, एम नहीं वन बाई एम। अब यहाँ से देख के लग रहा है कि देखो ये मास आ रहा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होती है, अब पे थोड़ा डाउट होता है कि यार कहीं हमने ही तो गलती नहीं कर दी, कहीं ये मास ऊपर तो नहीं आ रहा था और ऑप्शन हमारा मास सही हो जाता। तो ऐसा कभी लगे फर्स्ट से क्रॉस चेक कर लो कि कहीं गलत तो नहीं है। तो हमारा आंसर आ रहा है वन बाई एम, और यहाँ पर पे एम दिया है दैट इज मास। तो जाहिर सी बात है इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है। जो भी डायमेंशन था सबका लिख दिया, सिंप्लीफाई किया एंड हियर इज द आंसर दैट इज वन बाई एम। अब वन बाई एम को मास मत बोल देना, एम ऊपर होगा तो मास बोलोगे ना। दिस एक्चुअली व्हाट, दिस एक्चुअली एम टू द पावर माइनस वन। ठीक है, तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। क्लियर है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। तो जल्दी कर लो, तो क्वेश्चन 6 हम लोग तुरंत शुरू कर लेते हैं। ठीक है, डू इट फास्ट। चलो तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी जैसा जो पैटर्न हम लोग कर रहे हैं आज, उसी पर बेस क्वेश्चन नंबर 6 भी है। मगर एक बात बताओ, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक्चुअली में IIT-JEE का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा बदल के मैं तुम्हारे सामने लेकर के आ जाऊँ। भाई क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है, थोड़ी कि IIT-JEE क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो कैसा भी किस तरह से भी तुम्हारे सामने आ सकता है। ठीक है, अब चूँकि हम लोग वही पैटर्न पर क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसलिए मुझको एक क्वेश्चन देखा तो हल्का सा चेंज करके तुम्हारे सामने मैं इसको लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करा है कि 3 फिजिकल क्वांटिटी को लिया हमने, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगेन g। देख लो जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट बहुत तुमसे मतलब एग्जामिनेशन में अलग तरीके से अलग तरीके से पूछा जाता है। तो अच्छे से डायमेंशंस का एकदम क्लियर अब तक तो मेरे ख्याल से सबको याद भी हो गया होगा। तो प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इनको मिला करके हमें मास का यूनिट बनाना है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट ले लो, स्पीड ऑफ लाइट ले लो, स्पीड ऑफ लाइट क्या स्पीड से ही मतलब है ना, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लो, इनको मिला करके मास की एक यूनिट बनाओ जिसमें h भी हो, c भी हो और कैपिटल G भी हो। तो ये मास का इन तीनों के साथ रिलेशन क्या होगा वो हमको पता करना। अगर मास को हम C, H और G में लिखना चाहें तो क्या इसका रिलेशन होगा इन तीनों के साथ। ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो वही है मेथड कि हमें अगर मास को लिखना है इन टर्म्स ऑफ योर प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। ठीक है, हमें ये चीज़ इन तीन के टर्म्स में लिखना है। तो पावर हमको चेक करना हो कि यार किस किस के कितने पावर पे डिपेंड करता है। तो मैंने चलो मान लिया अपने आप से x, y, z। मास प्लैंक कांस्टेंट के x पावर के प्रोपोर्शनल है, c के y पावर के प्रोपोर्शनल है, g के z पावर के प्रोपोर्शनल है। यही पावर्स हमको पता करने हैं, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो क्या तरीका है, सिंपल तरीका है, यही तो क्वेश्चन कर हम लोग। दोनों तरफ डायमेंशन लिखो, उसका जस्ट एक्स वाई जेड इक्वेशन बनेंगे, कंपेयर करो एंड हियर विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो
तो मास का डायमेंशन तो चलो m हो गया, मास हैज़ डायमेंशन m प्रोपोर्शनल टू। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन भी हम लोग इतनी बार यूज़ किए हैं, ठीक है। क्या होता है ये m l माइनस वन प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन भी मेरे ख्याल से बहुत बार हम लोग यूज कर चुके हैं। तो m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस वन प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होल टू द पावर x। वेलोसिटी ऑफ लाइट का डायमेंशन, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, अब साउंड टू लाइट तो कुछ भी हो, वेलोसिटी है तो डायमेंशन एल टी माइनस वन ही होगा, होल टू द पावर y। और g का डायमेंशन तो अभी कुछ देर पहले फिर लिखे थे m माइनस वन एल क्यूब t टू द पावर माइनस टू होल टू द पावर क्या हो गया ये z, ठीक है। नाउ प्रोपोर्शनल टू, m को खोज खोज के एक साथ लेके आओ, खोजो पावर के जोड़ो और एक साथ रखो। m का पावर यहाँ से क्या मिला x, यहाँ तो m है नहीं, यहाँ से m का पावर माइनस वन है लेकिन होल टू पावर z भी तो है, तो ये माइनस वन होल का पावर मतलब क्या, ये z इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, तो माइनस वन इंटू जेड इज माइनस जेड। तो यहाँ से मिला पावर x, यहाँ से मिल गया माइनस जेड। l खोजो तो यहाँ से मिल गया 2x, यहाँ से मिल गया प्लस y और यहाँ से मिल गया 3z, ठीक है, क्लियर है। नाउ कम टू t टू पावर माइनस एक्स यहाँ से, माइनस वाई यहाँ से एंड माइनस टू जेड यहाँ से मिल गया, और यहाँ केवल m अलग से बैठा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, दोनों तरफ का डायमेंशन लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है अच्छे से पता है, दोनों तरफ के डायमेंशन के पावर्स को कंपेयर करते हैं। तो m तो है इधर, तो m के पावर x माइनस जेड और m के पावर वन। तो पहला इक्वेशन जो हमारे सामने बना वो बना x माइनस जेड इज इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर वन। अब इधर ना l है और नहीं t है, तो जो नहीं है उसके पावर क्या होता है ज़ीरो। तो अगला इक्वेशन बना 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू ज़ीरो, और t भी नहीं है तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर 3। ये x माइनस जेड में इक्वेशन है, बराबर। अब कई बच्चे इसको परेशान, तो तरीका बता दो सॉल्व क्या अप्रोच होना चाहिए। x माइनस जेड में इक्वेशन है, x माइनस जेड, x और z में इक्वेशन है, x और z में एक और इक्वेशन मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। इनको अगर ऐड करोगे 2 और 3 को, देखो y माइनस वाई कैंसिल आउट। तो अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस 3 को ऐड करके लिखूँ तो क्या आएगा, 2x माइनस एक्स एक्स प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 3z माइनस 2z प्लस z इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर लेट अस कॉल 4। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल एंड यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 1 implies that x is equal to 1/2। अब x इक्वल टू 1/2 यहाँ रखोगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/2 हो गई, z की वैल्यू -1/2 की, y भी निकाल लेते हैं चलो। तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू, तो वी कम हियर 2x, तो 2 इंटू 1/2 प्लस वाई प्लस 3 इंटू -1/2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, उधर भेज दो, यू गॉट 3/2, देयरफॉर यू गॉट वाई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू भी 1/2 है, z की वैल्यू -1/2 है।
तो 1/2 मतलब रूट होता है। तो m प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया, h के पावर x, x कितना आया है 1/2, तो 1/2 मतलब रूट h हो गया। c टू पावर y, y कितना है 1/2, तो रूट c भी हो गया। g के पावर z, और z है -1/2, तो -1/2 का मतलब 1/√g हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, नेगेटिव पावर है तो अब मैं यहाँ से मिला हूँ, तो m प्रोपोर्शनल टू h है, m प्रोपोर्शनल टू h भी है, m प्रोपोर्शनल टू c है, m प्रोपोर्शनल टू c भी है, m प्रोपोर्शनल टू 1/√g है, m प्रोपोर्शनल टू 1/√g भी है। तो सिंपल सा कौन सा ऑप्शन हो गया तुम्हारा, डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आते हैं तो यही तरीका हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, तो जल्दी कॉपी कर लो इसे, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ तुरंत। ठीक है, जल्दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस तुमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने का चांस देखो नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, थोड़ा सा बात घुमा करके क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा, तो इसीलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से करके हमको जाना है। अब ये क्वेश्चन देखो, या इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या नाम से जा रहा है। इसमें एक चीज़ थोड़ी इम्पॉर्टेंट है कि उसको मैं सब बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान रखेंगे हम लोग। कह रहा है कि P इज़ रेडिएशन प्रेशर, जो रेडिएशन आता है ऊपर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सनलाइट रेडिएशन मान लो, उसके प्रेशर की बात हो रही है। जो रेडिएशन किसी सरफेस पर गिरता है तो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, दैट इज P। ठीक है, अब रेडिएशन प्रेशर से बहुत परेशान नहीं होना है, प्रेशर है दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, उसके पीछे रेडिएशन लगा है, क्या लगा, डज नॉट मैटर, प्रेशर इज प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के डायमेंशन सेम होगा, चाहे रेडिएशन का प्रेशर हो, चाहे कोई मैकेनिकल प्रेशर हो, चाहे कोई गैसियस प्रेशर हो, डज नॉट मैटर, प्रेशर इज प्रेशर। ठीक है, डायमेंशन जो प्रेशर का पड़े हो वो अप्लाई करेंगे। तो P इज रेडिएशन प्रेशर, C इज स्पीड ऑफ लाइट, अच्छी बात है, Q इज रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो एनर्जी है वो पर यूनिट एरिया है और पर यूनिट टाइम है। कभी भी इन टाइप की चीज़ें आती हैं तो बहुत गौर से उस पर फोकस करना। ठीक है, वहीं पे मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, बस एनर्जी पढ़ लिया लेकिन आगे नहीं पढ़े क्या लिखा था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो उसके हिसाब से डायमेंशन निकालना होगा, डिवाइड बाय एरिया करेंगे, डिवाइड बाय टाइम भी करेंगे, फिर हम लोग डायमेंशन क्यू का फाइंड करेंगे। तो चलो पहले करेंगे क्या कि P, C और Q, इनके डायमेंशन को लिख लेंगे पहले। ठीक है, अच्छा करना क्या है, करना ये है कि एक कॉम्बिनेशन बनाना है, लाइक P टू पावर X, Q टू पावर Y, C टू पावर Z। और ये ऐसा कॉम्बिनेशन हमको बनाना है कि ये पूरा जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस हो जाए। P इज प्रेशर, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड Q इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इन तीनों को मिला करके पावर XYZ बैठा दो और XYZ की किस वैल्यू के लिए, इनमें से किस वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर के डायमेंशन की। तो P गॉट डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन क्या पढ़ते हो, ml-1 T टू द पावर -2। ठीक है, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन, फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ C हैज़ गॉट डायमेंशन LT टू द पावर -1। Q, यहीं पे ज़्यादातर लोग गलत करते हैं, एनर्जी का डायमेंशन तो हो गया ml² T-2, ये तो लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट एरिया दैट इज L² एंड पर यूनिट टाइम दैट इज T। ये भी करना होगा, कहीं पर भी ऐसी बात आती है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट टाइम, तो तुमको वहाँ डिवाइड करना होगा उस चीज़ से। ठीक है, तो दिस इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विच विल बिकम
एम एल स्क्वायर कट जाएगा, ये ऊपर गया तो एम टी टू द पावर -3। ठीक है, तो ये मिल गया पी का डायमेंशन, ये मिल गया सी का डायमेंशन, ये मिल गया क्यू का डायमेंशन। अब हमें करना है कि पी के पावर एक्स, क्यू के पावर वाई और सी के पावर जेड बैठाओ, और ऐसे बैठाओ कि पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या हो जाए, डायमेंशन लेस। ठीक है, चलो तो p टू पावर x, q टू पावर y एंड c टू पावर z इज इक्वल टू p का डायमेंशन m, l माइनस 1, t माइनस 2 होल टू द पावर x ले लिया, q का डायमेंशन m t माइनस 3 होल के पावर y एंड c का डायमेंशन एल टी टू द पावर -1 होल का डायमेंशन z। ठीक है, कर लिया, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन। m यहाँ पे है, m यहाँ पे है, यहाँ से पावर x मिला, यहाँ से पावर y मिला, तो m टू द पावर क्या हो गया, x प्लस वाई। l को चेक करो, l के पावर -1 और x तो -x, यहाँ तो l नहीं है, यहाँ पे कितना है z, तो प्लस z। नाउ t लोगे तो -2x यहाँ से और -3y यहाँ से और -z यहाँ से, ये हमें मिल गया m, l और t। और ये पूरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, इट शुड बी डायमेंशन लेस। ये पूरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, इट शुड बी डायमेंशन लेस। ठीक है, अब ये अगर डायमेंशन लेस होगा तो बताओ क्या होगा, सारे की पावर बताओ ज़ीरो होंगे, m के पावर भी ज़ीरो होना चाहिए, l के पावर भी ज़ीरो होगा, t के पावर भी ज़ीरो होगा, तो तीनों के पावर को ज़ीरो करो, x y z की वैल्यू आ जाएगी। बराबर करते हैं फिर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड -2x माइनस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका देखो क्या है, इन ऑप्शंस को देखो, इक्वेशंस के साथ सेट करो, शायद वहाँ से तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले जो करो x प्लस वाई कहाँ 0 आ रहा है, x प्लस वाई 0 नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 तो ख़त्म हो गया पहले। x प्लस वाई 0 हो सकता है, x प्लस वाई 0 हो सकता है, x प्लस वाई 0 नहीं हो सकता है। तो एक इक्वेशन को मैंने पकड़ लिया, दो ऑप्शन हमारे पहले ख़त्म हो गए। अब दूसरा -x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो -x प्लस जेड, इसको अगर -x करोगे तो +1 कभी 0 नहीं होगा, -x प्लस जेड, तो -x प्लस जेड विल बी 0। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बी इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि क्वेश्चन को हम सॉल्व ही करें, हम लोग इक्वेशंस को देख करके अपना ऑप्शंस मैच करा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका सॉल्व करने का। तो आंसर इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 1। तो x y z की इस वैल्यू के लिए ये जो क्वांटिटी है p टू पावर x, q टू पावर y एंड c टू पावर z, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, दैट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, तो डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 भी अभी तुरंत करेंगे। ठीक है, जल्दी। चलो अब इसी पर एक क्वेश्चन और थोड़ा कर लेते हैं। कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ गैसियस मीडियम, किसी गैसियस मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी का एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। दैट इज बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे ये। v इज इक्वल टू डी के पावर a e के पावर b, जहाँ d है उस गैसियस मीडियम की डेंसिटी और e है उस मीडियम का इलास्टिक कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ एसिडिटी, बल्क मॉडुलस जो भी है उस मीडियम का ये इलास्टिक कोफिशिएंट है। अब हमें पता करना है कि ये a और b में सही a और b के वैल्यूज़ क्या क्या होने चाहिए। ठीक है,
तो एक तरीका तो हम लोग अभी क्वेश्चन जिस पे कर रहे हैं कि दोनों तरफ का डायमेंशन लिखो, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ इलास्टिक कोफिशिएंट जो कि प्रेशर या स्ट्रेस का डायमेंशन के सेम होता है। फिर जैसे अब तक करते आए ए और बी में इक्वेशन बनेगा और सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये सब काम वहीं पर करो जहाँ पर कोई इक्वेशन, रिलेशन जान पहचान करना हो। नया नया रिलेशन तुम्हारे सामने आए, ये कोई नया रिलेशन थोड़ी है, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, मगर तुमको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनके फॉर्मूले हमको याद होते हैं पहले से, तो वहाँ पे कोई इक्वेशंस वगैरह फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले को याद करो, क्या था क्या पढ़े थे, अपने पैरों आ जाएगी। जैसे गैसेस मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जो पढ़ते हैं वो ये होता है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E by D, that is E is elastic coefficient and D is density। तो उस आधार पे अगर बोला जाए तो E to the power 1/2 and D to the power -1/2, तो E की पावर है B, यानी B की वैल्यू है 1/2 और A की वैल्यू -1/2, तो -1/2 and 1/2 इज सिंपल ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन मैं क्यों तुमको दे रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि हर रिलेशन को हमको सॉल्व नहीं करना है एकदम बस देखा और टूट गया सॉल्व करने के लिए। हो सकता है वो इक्वेशन, वो फॉर्मूला हमारे किसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। हम लोग जब वेव मोशन पढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि किसी गैसेस मीडियम में वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये चीज़ रिकॉल अगर हम लोग कर लेंगे तो हमारा काम कभी कभी आसान हो जाता है। नहीं रिकॉल हो रहा है, एकदम पहली बार एक क्वेश्चन देख रहे हो, तो फिर जो तुमको तरीका बताया, मेथड बताया, उसको अप्लाई करो, सॉल्व करो एंड गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जल्दी करो, फिर आगे चलते हैं और देखते हैं फिर आगे हम लोग को आगे क्या हम लोग को प्लान करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, जल्दी। ओके फाइन, तो अभी आज मैं अभी स्टॉप करता हूँ और डायमेंशन पर जितने हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, अब इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ क्वेश्चन एकदम बिलीव करो तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाला है। अगर ये जो तीनों लेक्चर से क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लिए और इनके बेस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एरर। फिजिकल क्वांटिटीज़ में एरर कैसे निकालते हैं, एरर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, और हमारे एग्जामिनेशन में एरर से क्वेश्चन कैसे पूछे आते हैं। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स एरर पर बेस्ड होंगे। ठीक है, और होपफुली डायमेंशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डायमेंशन ए क्वेश्चन, डायमेंशन ए कॉन्सेप्ट, सब चीज़ बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर मेंशन करना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जरूर उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू सो मच।